नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को कोशिका के बारे में बताऊंगा। तो हम लोगों ने 3 वीडियो में कोशिका को कवर किया है और उसी कड़ी में आज हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो कोशिका के बचे हुए जो कोशिकांग हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि सेल वॉल देख लिए, सेल मेम्ब्रेन देख लिए और उसके बाद में देखे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। तो हम लोगों ने 4 कोशिकांगों को देख लिया है। अब उसी कड़ी में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कोशिका में कि जो कोशिकांग है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। शुरू हम लोगों ने कोशिका के उसके संरचना देख रहे थे, उसमें हम लोग इसको देख ही लिए हैं, लेकिन फिर भी हम जिसको अभी पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है और अंदर में केंद्रिका होता है, अभी ज़्यादा उसको नहीं देखते हैं। ये हो गए हम लोगों का कोशिका के अंदर में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर में इस प्रकार से बहुत सारे इसमें क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए हम लोग इसको जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या काम करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हड्डी की तरह मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार से हम लोग का शरीर है उसमें हड्डी है, हड्डी के कारण ही हम लोग चल फिर सकते हैं, या फिर हाथ को मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो वो हो पा रहा है, केवल हड्डी के कारण हो पा रहा है। हड्डी है इसीलिए हम लोग मैं स्थिर खड़ा हूँ, और यदि हड्डी नहीं होता तो मैं ऐसा गिर जाता या फिर खड़े ठीक से नहीं हो पाता। तो इसलिए जिस प्रकार से हम लोग के शरीर में हड्डी इम्पॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इम्पॉर्टेंट होता है। इसको बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। हम लोग एक कोशिकांग पढ़े हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम के प्रेजेंट या फिर अब्सेंट के आधार पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भागों में बांटा गया है। किसी भी चीज को बांटने से पहले उसमें एक बेस होता है और उसी बेस के आधार पर ही हम उसको बांटते हैं। तो प्रेजेंट और अब्सेंट के आधार पर देखते हैं। जिसमें प्रेजेंट होता है उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, या फिर इसको खुरदरा अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। और जिसमें एब्सेंट होता है उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, या फिर इसको चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो जिसमें प्रेजेंट होता है उसको, जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जिसमें एब्सेंट होता है उसको चिकना या फिर उसी को ही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन किस में कार्य करता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो खुरदरा होता है, यह इसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है या प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें उस क्षेत्र में यदि हम लोग इसको देखें इस प्रकार से, तो जिस क्षेत्र में राइबोसोम प्रेजेंट होता है उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र की ओर क्या होता है कि उस क्षेत्र की ओर प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण तो राइबोसोम के द्वारा होता है। यदि क्वेश्चन में आए कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का संश्लेषण होता, किसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो हम ले सकते हैं, आंसर ले सकते हैं कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन आए कि राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या फिर किसी में भी और ऑप्शन आए और उसमें पूछा जाए कि प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है, तो उस जगह में हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन का निर्माण करता मानेंगे। हम लोग आगे देखते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, तो इसमें किस चीज का होता है, इसमें फैट वसा का निर्माण होता है। वसा का निर्माण या फिर संश्लेषण होता है, और वसा का और लिपिड संश्लेषण होता है या फिर निर्माण होता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो चिकना होता है या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें हम लोग का जो लीवर है, हम लोग लीवर के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो हम लोग अभी बस इतना ही जान लीजिए कि जो लीवर है, लीवर में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह विषहरण का कार्य करता है। मतलब जो पॉइजन होता है हम लोग के शरीर में, जो पॉइजन होता है उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है या फिर उसको लेने का कार्य करता है इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग
कि जो लीवर होता है, लीवर में विषहरण का कार्य करता है। इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है और वही राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें फैट या फिर लिपिड का अवशोषण हो या उसमें संश्लेषण होता है या फिर निर्माण होता है। और जो लीवर होता है, लीवर में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, टॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। टॉक्सिफिकेशन का कार्य लीवर में करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इसकी खोज रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा किया गया था। पादप कोशिका में पादप ने किया था, पादप में खोज किया था। ई पैलेडे हैं, इनके द्वारा जीवों में किया गया था, जीवों या फिर जंतुओं में, जीव जंतुओं में इसको किया था जे ई पैलेडे ने। इन दोनों ने 1953 ईस्वी में खोज किया था, लेकिन इन्होंने नामकरण नहीं किया था। और नामकरण जैसे कोई बच्चा होता है, उसको गांव में कुछ ऐसे ही नाम से पुकारते रहते हैं। स्कूल जब गया नहीं रहता है उस समय ऐसे ही नाम, किसी भी नाम से पुकारते रहते हैं, और जब वह स्कूल जाने लगता है तब उसका एक विशेष नाम रखते हैं। तो उसी प्रकार से इसका पहले ऐसे ही नाम था, कुछ भी नाम था होगा। तो उसके बाद फिर ये जब 5 साल हुआ, 5 साल ठीक 1953 के बाद में, ठीक 5 साल बाद 1958 ईस्वी में नामकरण किया गया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइबोसोम की खोज किसने किया, तो खोज किया पादप में किया था आपका रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा, और जीवों में किया गया था। मतलब हम लोग जीव जंतु, हम जैसे हैं वो जीव हैं। पादप मतलब जो पेड़ पौधे हैं उसको पादप कहा जाता है, और जीव जो हम लोग हैं या फिर जो जानवर है या फिर मनुष्य है, उसमें राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो जी ई पैलेडे के द्वारा किया गया था 1958 ईस्वी में। इसको आप लोग 1953 याद रखिए रहिए, उसमें फिर 5 जोड़ के फिर 1958 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया। नामकरण रॉबर्ट के द्वारा नामकरण इसका किया गया। यह देखते हैं हम लोग कि जो राइबोसोम होता है वह 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक प्रोटीन होता है और एक आरएनए होता है। तो आरएनए जहाँ भी पाया जाएगा वहाँ प्रोटीन का निर्माण होगा। तो जो राइबोसोम होता है उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। किसको, राइबोसोम को कहा जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S होता है और एक 80S होता है। तो जो 70S होता है वह शुरू में प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और जो 80S होता है वह यूकैरियोटिक में पाया जाता है। हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देख लिए थे, और जो 70S और 80S है उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन फिर यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं जब आ गया तो इसके बारे में, कि जो 70S राइबोसोम होता है, एस का कहने का मतलब किसी लिक्विड में यदि हम डुबो देते हैं या फिर पानी में डुबोते हैं तो उसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर, मतलब उसके जो अवसादन गुणांक के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा गया है। जो जल्दी डूब जाता है उसको बड़ा माना जाता है, और जो ऊपर में तैरते रहता है उसको छोटा माना जाता है। तो जल्दी डूब जाता है वो 80S वाला होता है, और जो बाद में डूबता है वो 70S वाला होता है। यहाँ S का मतलब स्वीडवर्गस होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग रसधानी यह जल संग्रहण कार्य करता है। कोशिका का जो भी भाग होता है उसका 90% भाग इसमें रसधानी का होता है, लेकिन जंतुओं में यह छोटा बहुत सारा पाया जाता है और इसकी संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि पादपों में यह 1 होती है, और यह इसकी जो एरिया होती है 90% पूरा कोशिका का घेरता है। निर्जीव रचना होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो यह पादपों में होता है तो वह निर्जीव होता है, यह मतलब कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग सेंट्रोसोम की खोज बोबरी के द्वारा किया गया था, और सेंट्रोसोम का जो कार्य होता है वह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। यहाँ कोशिका विभाजन का कार्य करता है, क्योंकि कोशिका विभाजन तो केंद्रक प्रारंभ करता है, लेकिन उसका जो जितना भी प्रोसेस होता है उसको कार्य करने का कार्य कौन करता है, सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है। ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन यह सेंट्रोसोम एब्सेंट होने के कारण कोशिका जो मस्तिष्क का न्यूरॉन होता है वह कोशिका विभाजन करने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए हमें साइंटिस्ट या फिर इसलिए हमें सलाह दिया जाता है कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट हमेशा पहने रहें, क्योंकि सिर के एक बार एक्सीडेंट होने पर या फिर चोट लगने पर वह उसका भरना
नामुमकिन होता है। घाव तो भर जाता है परंतु जिसका न्यूरॉन होता है वह टूट जाने के बाद में फिर हमें प्रकार की समस्या होने लगता है। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो आप लोग देखे ही होंगे कि कहीं भाग में एक्सीडेंट हो जाता है तो उस आदमी का, उस पर्टिकुलर आदमी का जो स्वाद है या स्वाद उसको खाने में स्वाद नहीं आता है या फिर सूंघ नहीं पाता है, इस प्रकार से या कई प्रकार के जो सेंस होते हैं वह ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो हम लोग का मस्तिष्क है या सिर है उसको सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए हमेशा। तो चलिए आगे देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसकी खोज सबसे पहले डी डुवे के द्वारा किया गया था। इसकी खोज डी डुवे नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। और लाइसोसोम होता है ये, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कोशिकांगों को, जो दूसरे कोशिकांग होते हैं उस कार्य करते करते थक जाते हैं या फिर मर जाते हैं, उनको यह जलाने का कार्य या ख़त्म करने का कार्य करता है लाइसोसोम, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो दूसरे कोशिकांगों को खत्म करने का कार्य करता है। लाइसोसोम यह बोलता है कि भाई केंद्रक कैसा हाल चाल है, सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं ना। और जैसे पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे भाई तुम एटीपी निर्माण कार्य कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बोलता है कि जैसे वो लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है कि नहीं भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बोलता है तो इधर आ बोलता है और उसमें क्या करता है, यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देता है और उसको खत्म कर देता है या फिर मार देता है। और ठीक इसी प्रकार मतलब कई सारे सभी कोशिकांग देखते हैं कि इसमें कार्य नहीं कर रहे हैं तो यह लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप को ही पूरा फोड़ देता है और पूरा कोशिका को ही पूरा जला के खत्म कर देता है। इसलिए इसे लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, एटम बम कहा जाता है। कोशिका का एटम बम कहा जाता है इसको, या फिर आत्मघाती कोशिकांग कहा जाता है इसको। तो इसमें देखते हैं कि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और उसके बाद में देखते हैं कि इसमें दूसरे कोशिकाओं को जलाकर इसको एटम बम कहा जाता है, या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है, कोशिका का एटम बम, या फिर इसी को ही सुसाइड बैग या फिर आत्मघाती बैग या थैला कहा जाता है। यह कोशिका के लिए बेनिफिट भी प्रदान करता है, क्योंकि जैसे बहुत सारे कोशिकांग हो जाते हैं, वह उसका एक जीवन काल होता है, वह यदि खत्म हो जाता है या मर जाएगा तो फिर कोशिका में फिर वह सड़ने लग जाएगा और वह दूसरे कोशिकांगों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए इसका होना भी जरूरी है कोशिका में, क्योंकि लाइसोसोम होने पर ही यह दूसरा जो कोशिकांग होता है वह खत्म हो गया रहता है, उसको क्या करता है, यह मारने का कार्य, पूरी तरह से खत्म करने का, जला देने का कार्य करता है। इसलिए यह जरूरी भी है। यदि हम यहाँ देखते हैं कि लाइसोसोम कोई एक कोशिका को ही खत्म करता है या सभी कोशिका, पूरा शरीर में तो लाखों करोड़ों कोशिका है लेकिन उसको खत्म नहीं करता है, केवल एक कोशिका खत्म करता है। एक कोशिका हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि कौन से कोशिका खत्म हुआ। डेली हम लोग को डेली जीवन में कई सारे कोशिका खत्म ऐसे होते रहते हैं जो हम लोग को पता नहीं चलता है। हम अब देखते हैं कि जो ब्लड हो, लाइसोसोम एब्सेंट होता है। हम जानते हैं कि जो ब्लड सेल होता है उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। अब यदि वह खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर वो ब्लड में टॉक्सिक फैलाएगा, इसलिए उसको मारने के लिए दूसरा एक अंग होता है, क्योंकि उसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है। जो ब्लड होता है वह स्प्लीन या फिर प्लीहा में जाके खत्म होता है, या इसीलिए स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड का कब्र स्थान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ ब्लड जाके खत्म होता है या फिर जल जाता है या फिर वहाँ जलने का कार्य करता है, वहाँ खत्म होने का कार्य करता है। आगे देखते हैं हम लोग केंद्रक यह कोशिका का दिमाग कहलाता है, क्योंकि यह कोशिका के सभी अंगों का संचालन कार्य करने का कौन सा कितना कार्य करेगा या कौन कार्य करेगा, इसके लिए संचालन का कार्य न्यूक्लियस या फिर केंद्रक करता है। इसीलिए इसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा ये मुखिया होता है कोशिका में, जो कोशिका के सभी कार्यों का संचालन करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। यह केंद्रक कोशिका के अंदर में होता है, और यह कैसा होता है, यह दोहरी आवरण से घिरा हुआ मेम्ब्रेन होता है। और इसके बाहर में फिर इधर देख लिए हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और इसके अंदर में केंद्रिका पाया जाता है, और इसके अंदर में इसमें बहुत सारे धागे नुमा संरचना पाया जाता है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। यह कोशिका विभाजन के समय या फिर न्यूक्लियस डिवीजन के समय यह बहुत सारे धागा टूट कर एक छोटे छोटे धागे हो जाता है। इसी को ही क्रोमोसोम कहा जाता है, जो हमारे पैतृक गुण होता है उसको डॉटर सेल में ले जाने का कार्य करता है। तो देखते हैं इसमें यह केंद्रिका होता है, और इसमें केंद्रिका के साथ साथ इसमें क्रोमोसोम होता है, इसमें क्रोमेटिन होता है,
और क्रोमेटिन के टूटने से ही क्रोमोसोम का निर्माण होता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन होता है। इसमें 10% डीएनए होता है। डीएनए 10% होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और केंद्रिका, इसमें अंदर में केंद्रिका होता है और इसमें बहुत सारे धागेनुमा संरचना होता है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। और क्रोमेटिन के टूटने से ही क्रोमोसोम का निर्माण होता है और इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। और इसमें यह इसकी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं या फिर किस प्रकार से मिलकर बना होता है, किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है देखते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन होता है वह 80% भाग होता है और 10% केवल डीएनए होता है। हम लोग आगे देखते हैं प्लास्टिड। यह प्लास्टिक केवल पादपों में पाया जाता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है और यह पादपों का सबसे बड़ा भाग होता है। बड़ा कोशिकांग होता है। भाग नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोशिकांग बोल रहा हूँ। भाग होता है आपका वैक्यूल का होता है या फिर राजधानी का, वह घेरता है, एरिया को घेरता है। और तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिकांग होती है लवक या फिर प्लास्टिड का होता है। पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है प्लास्टिड। यह 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह पादपों में हरे रंग का होता है और यह पत्तियों तथा तनों में पाया जाता है। जहाँ जहाँ भी हरा रंग का होता है वहाँ वहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और यह भोजन निर्माण का कार्य करता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है, यह भोजन को संग्रहण का कार्य करता है। जैसे हम लोग देखते हैं शकरकंद हो गया, जिमीकंद हो गया, ये सब क्या करता है, फूड स्टोरेज का कार्य करते हैं। आलू हो गया, यह फूड स्टोरेज का कार्य करता है। ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन होता है। क्लोरोप्लास्ट यह हरे रंग का होता है और क्रोमोप्लास्ट यह कई प्रकार के कलर का होता है, जिसको देखते हैं हम लोग आगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लास्टिड या फिर लवक 3 प्रकार का होता है, एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह कौन सा होता है, यह हरे रंग का होता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह क्लोरोफिल पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है यह कोशिका के भोजन निर्माण का कार्य करता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, कोशिका का, पादप कोशिका होते हैं उनका रसोई घर कहा जाता है। और एक इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम प्लस आयन पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। और ये क्वेश्चन और आता है कि ब्लड में कौन सा धातु होता है, तो उसमें होता है आयरन धातु होता है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल में इसमें कौन सा होता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। हम लोग आगे देखते हैं क्रोमोप्लास्ट यह भोजन संग्रहण का कार्य करता है और यह रंगहीन होता है। आगे देखते हैं हम लोग एमाइलोप्लास्ट, यह कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है। एमाइलोप्लास्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट का, यह नाम से स्पष्ट है। प्रोटीनोप्लास्ट मतलब प्रोटीन से होगा, प्रोटीन का संग्रहण करेगा। और इलायोप्लास्ट मतलब वसा का संग्रहण करेगा। यह कैसा होता है, रंगीन हो। ल्यूकोप्लास्ट जिसमें टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया। तो गाजर का जो पीला कलर होता है वह टमाटर है लाइकोपिन, टमाटर होता है लाइकोपिन और चुकंदर होता है बीटानिन के कारण। इस प्रकार हम देखते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, गाजर का जो कलर होता है वह कैरोटीन के कारण होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वह लाइकोपिन के कारण होता है, और जो चुकंदर होता है, जो चुकंदर का कलर होता है वह किसके कारण होता है, बीटानिन के कारण होता है। तभी मैं बता रहा हूँ वह सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है और इसी सब से ही क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं जीव द्रव्य या फिर इसी को ही प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कोशिका के अंदर, यदि जो कोशिका के अंदर जो द्रव है, कोशिका को साइटो बोला जाता है, इसलिए कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और हम लोग जानते हैं कि कोशिका के अंदर में एक केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर में जो द्रव्य पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। केंद्रक को न्यूक्लियस बोला जाता है, इसलिए उसके अंदर में जो द्रव्य होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। और ये दोनों को, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर एक साथ में बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। और प्रोटोप्लाज्म में यह 80% जल पाया जाता है।
जो कोशिका होता है उसके जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें 80% तक जल पाया जाता है। कोशिका में 1% जल की कमी होने पर आदमी को या फिर जीव को प्यास लगने लगता है, और यदि 10% की कमी हो जाए तो आदमी सीधा मर जाता है। इतना प्रोटोप्लाज्म के बारे में इतना ही है। अब आगे देखें गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम जब हम इसको जानते हैं कि यह क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर में पाया जाता है, बहुत सारे धागेनुमा संरचना पाया जाता है और इसी धागेनुमा संरचना को ही क्रोमेटिन कहा जाता है। जब कोशिका विभाजन होने वाला रहता है उस समय यह कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है और इसे ही क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम यह केंद्रक में उपस्थित होता है। इसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। मानव में यह 46 गुणसूत्र होता है। यह 23 जोड़ा होता है। इसमें 23 जोड़ा एक महिला और पुरुष में देखते हैं। महिला को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एक महिला को एक गोला करते हैं और उसमें नीचे में प्लस का चिन्ह कर देते हैं। इस बायोलॉजी में इस चिन्ह को महिलाओं के लिए प्रदर्शित किया जाता है। यदि आप डॉक्टर लोग देखे होंगे, डॉक्टर लोग इसी चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। वे लोग महिला या वुमेन नहीं लिखते बैठे रहते हैं, उन लोग के पास समय का कमी होता है, इसलिए वो लोग छोटा सा चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। तो उसी प्रकार से जो पुरुष होते हैं उनके लिए एक गोला होता है और गोला के ऊपर में इस प्रकार से तीर का चिन्ह होता है। यह होता है पुरुष के लिए और ये होता है महिला के लिए। तो इसमें जो 22 गुणसूत्र होता है और 2 और गुणसूत्र होता है उसको XX गुणसूत्र बोला जाता है। जो 22 गुणसूत्र होता है उसको सोमेटिक गुणसूत्र कहा जाता है और जो XX गुणसूत्र होता है उसको सेक्स गुणसूत्र बोला जाता है। पुरुष में यह 22 जोड़ा होता है और प्लस XY होता है। इसको जोड़ा में क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि ना हम लोग के शरीर में जैसा एक हाथ है एक दूसरा हाथ है, एक कान इधर है एक कान इधर है, तो इस प्रकार से हम लोग के आप देखे होंगे एक पैर इस साइड है एक पैर इस साइड है। तो लगभग हम लोग के शरीर में जितना भी है कुछ जो अंग है वह क्या होता है दो के पेयर में होता है, इसलिए इसको पेयर में ही प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं सिलिया या फ्लैजिला। तो इसमें हम देखते हैं कि यह केवल जीव जंतुओं में पाया जाता है, यह पादपों में नहीं पाया जाता है, जीव जंतुओं में पाया जाता है। फ्लैजिला और सिलिया में हम देखते हैं तो इसमें जो फ्लैजिला होता है, देखिए इसकी शब्दों को देखिए, ये कितना लंबा है और ये कितना छोटा है। तो इसलिए जो फ्लैजिला होता है वह बड़ा होता है और यह क्या होता है छोटा होता है। इस प्रकार से हम लोग इसके शब्दों को देखकर हम लोग उसको याद कर सकते हैं कि कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है। तो जो सिलिया होता है वह छोटा होता है, सिलिया होता है वह छोटा होता है और फ्लैजिला होता है वह बड़ा होता है। हम लोग देखते हैं जो सिलिया और फ्लैजिला होता है यह कई जीवों में भोजन को अवशोषण का कार्य करता है और कई सारे जीवों में यह को चलने के लिए सहायता प्रदान करता है। जिस प्रकार से स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन के लिए गमन करता है तो उस समय यह फ्लैजिला के कारण ही यह अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सक्षम हो पाता है। इसलिए यह हम बोल सकते हैं कि जो सिलिया और फ्लैजिला होता है वह भोजन के अवशोषण में और फिर कई जीवों में यह चलने के लिए भी हेल्प प्रदान करता है। तो सिलिया और फ्लैजिला के बारे में इतना ही। तो लास्ट में हम लोग कंक्लूजन के रूप में देखते हैं कि जो केवल पादप कोशिका में होता है और केवल जंतु कोशिका में होता है। तो केवल पादप कोशिका में प्लास्टिड होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वाल होता है, यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। केवल जंतु कोशिका में हम देखते हैं तो जो सिलिया होता है, फ्लैजिला होता है और लाइसोसोम होता है, यह केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और दोनों में समान रूप से पाया जाता है। उसमें देखते हैं हम लोग की जो केंद्रक होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्रोमोसोम होता है और गोल्जी बॉडी होता है। ये सब के बारे में हम लोग देख लिए हैं। फिर भी से एक बार हम लोग लास्ट में कंक्लूजन के रूप में देखते हैं कि कौन सा क्या कार्य करता है। केंद्रक को यह कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है और यह कोशिका के सभी अंगों का संचालन का कार्य करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कोशिका को आंतरिक सहारा प्रदान करता है और यह 2 प्रकार का होता है। जिसमें राइबोसोम पाया जाता है उसको बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। उसके बाद राइबोसोम यह प्रोटीन निर्माण का कार्य
करता है। यह दो प्रकार का होता है, 70S होता है और एक 80S होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका का पावर गृह कहा जाता है। यह एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्रोमोसोम यह हमारे पैतृक जो गुण होता है उसको डॉटर सेल में ले जाने का कार्य करता है। क्रोमोसोम गोल्जी बॉडी हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी और राइबोसोम का प्रोटीन, ये दोनों को अपने पास लाता है और उसको पैकेजिंग का कार्य कर जिन अंगों में आवश्यक होता है उन जगहों तक पहुंचाने का कार्य गोल्जी बॉडी करता है। तो आज के लिए इतना ही। लगभग कोशिका के सभी टॉपिक खत्म हो चुके हैं और कोशिका हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़रूर आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए या फिर जनरल नॉलेज के लिए ज़रूर हेल्प मिलेगी आपको। जो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।